एक नंबर जीएस के अंतर्गत आज हम मध्य प्रदेश की जनजातियाँ ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश देखेंगे। जनजाति अर्थात आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों को वे लोग होते हैं जो जंगलों में आदिवासी समुदाय की तरह रहते हैं। तो अपन यहाँ परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। जनजाति अथवा आदिवासी ऐसा मानव समूह जो विकास के सोपान से सबसे निचले स्तर पर है, मतलब विकास से कोसों दूर है। वो शब्दकोश के अनुसार जनजाति एक सामाजिक समूह है जो प्रायः निश्चित भूभाग पर निवास करती है, जिनकी अपनी भाषा, सभ्यता और सामाजिक संगठन होता है। मध्य प्रदेश में कुल 47 जनजातियां पाई जाती हैं। राज्य में सर्वाधिक जनजाति संख्या अलीराजपुर में, ये आपको याद रखना होगा, तथा सबसे कम भिंड जिले में है। ठीक है, ये दोनों आंकड़े आप याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश तो वैसे भी जनजातियों से ज़्यादा भरा हुआ है, सबसे ज़्यादा जनजातियाँ यहाँ पे निवास कर रही हैं। हम सबसे पहली जनजाति, ढेर सारी जनजातियों में से पहली जनजाति लेंगे गौंड जनजाति। तो गौंड जनजाति जो है, गौंड जनजाति मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के सभी जिलों में फैली हुई है, लेकिन नर्मदा नदी के दोनों और बिंद और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में इसका अधिक घनत्व है। बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, मंडला, शहडोल आदि जिलों में गौंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। गौंड जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जो जनजातियों का अध्ययन करते हैं उन्हें नत्रत्व शास्त्री कहते हैं। नत्रत्व शास्त्री एक हिस्सलोक के अनुसार गौंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के शब्द कौड से हुई है, जिसका अर्थ है पर्वत। अर्थात यह जनजाति पहले पर्वतों पर निवास करती थी, इसलिए इन्हें गौंड कहा जाता है। कुछ लोक कथाओं में गौंडों की उत्पत्ति बूढ़ा देव अर्थात महादेव से बताई गई है। गौंड जनजाति के लोगों की शारीरिक बनावट किस प्रकार की होती है? तो इस जनजाति की जो स्त्रियां हैं, कद पुरुषों की अपेक्षा छोटा होता है। इनकी त्वचा का रंग काला, केस काले, केस मतलब बाल, और खड़े होने वाली नासिका भारी, जो बाल जो होते हैं खड़े रहते हैं इनके, और नासिका जो मतलब नाक इनकी भारी होती है। बड़ी गोलाकार, ठीक है, गोलाकार सिर, छोटे ओठ, सुगठित शरीर और मुंह चौड़ा होता है। आप आदिवासियों को देखेंगे तो जनरली इसी तरह का होता है उनका। इनके चेहरे पर बाल कम होते हैं और इनके जो पुरुष होते हैं वो दाढ़ी और मूछें नहीं रखते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों शारीरिक रूप से सुगठित होते हैं और अत्यधिक परिश्रमी होते हैं। अब जंगलों में रहते हैं, दिन रात फिजिकली एफर्ट जो होते हैं उस तरह के काम करते हैं वो। गौंड जनजाति के संबंध में अन्य तथ्य, कुछ विशेष बातें जो बताई जा रही हैं आपको। तो गौंड जनजाति जो है व्यवसाय के आधार पर कई उपजातियों में विभाजित है। जैसे लोहे का काम करने वाले को अगरिया कहते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करने वाले को प्रधान तथा पंडिताई या तांत्रिक क्रिया करने वाले को ओझा कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के हैं। फिर मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति में ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन के लड़के का विवाह का प्रचलन है, जिसे दूध लोटावा कहते हैं। ये दूर लोटावा नहीं है, दूध है, था है इस जगह, दूध लोटावा प्रथा कहते हैं। ठीक है, गौंड जनजाति में वर द्वारा वधु मूल्य नहीं चुकाने की स्थिति में भावी ससुर के यहाँ यानी होने वाले ससुर के यहाँ सेवा करते हैं। इसे लामानाई कहते हैं इस प्रथा को, और जो व्यक्ति होता है उसे लामानाई कहा जाता है। इस विवाह को सेवा विवाह कहते हैं, इस प्रथा को लामानाई कहा जाता है। अगर ससुर खुश हो जाता है तो कन्या दे देता है, ठीक है, और जो व्यक्ति उसके घर में रह के सेवा करता है उसे लामानाई कहते हैं। प्रधान, अगरिया, ओझा, नागरची, सोलहास गौंड जनजाति की उपजातियां हैं। अब आती है हमारे पास दूसरी जनजाति, भील जनजाति। भील जनजाति हमारे मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में बहुत बड़े रूप में फैली हुई है। भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की तीसरी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र धार, झाबुआ और पश्चिमी निमाड़ जिलों में निवास करती है। ये राजस्थान को टच करते हैं, धार, झाबुआ। यह मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी जनजाति का परिक्षेत्र है।
ये मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भी पाई जाती है। ठीक है। भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भिलाल शब्द से हुई है। वही ये भी कहा जाता है कि यह शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के शब्द भील से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। चूंकि ये जनजाति धनुर्विद्या में निपुण होती है, इसलिए इन्हें भील कहा जाता है। मैं अगर भूलूं नहीं तो भील जनजाति के ही एक लिम्बाराम थे जो धनुर्विद्या में फेमस थे, भारतीय खिलाड़ी रह चुके हैं, भारत के लिए मेडल जीत चुके हैं। भील प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। भील जनजाति के लोगों का कद छोटा होता है। सामान्यतः इनकी ऊंचाई 4 फुट 5 फीट के बीच में होती है। शरीर का रंग काला गहरा, काले घुंघराले बाल, चपटी नाक, चौड़ा चेहरा, बड़े नथुने, गठा बदन होता है। इस जनजाति की प्रमुख शारीरिक विशेषताएं जो थी वो ऊपर बताई गई हैं अभी आपको। भीलों का स्थान निवास जो होता है वो स्थायी नहीं होता है, ये प्राय भ्रमण करते रहते हैं। ये लोग पहाड़ी स्थानों पर बांस, मिट्टी, खपरेल, पत्थरों से झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इनके घर के आकार बड़े और खुले खुले होते हैं। ये अपने निवास स्थान को फाल्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है। इनके खुले घर के भाग को फाल्या कहते हैं। ठीक है। और इनका जो मकान होता है उसे शायद कू कहा जाता है, कू। ठीक है। भीलों में काफ़ी कम कपड़े पहने जाते हैं। प्राय पुरुष लंगोटी सिर पर साफा बांधते हैं, जबकि स्त्रियां अंगरखा नाम का वस्त्र पहनती हैं। अंगरखा। स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण के प्रिय होते हैं। स्त्री में लाल रंग का लहंगा ओढ़नी का प्रचलन अधिक है। यह शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। पैरों में गिलट, लोहे व चांदी के मिश्र धातुओं के आभूषण धारण करती हैं। पुरुष कानों में चांदी की बालियां, लटकन, हाथ में कड़े, सिर पर चकदार पगड़ी, हाथ पर या पांव पर लोहे या गिलट के कड़े पहनते हैं। भीलों के बाल काफ़ी लंबे होते हैं। यह उन्हें विभिन्न प्रकार से सजाते हैं। ठीक है। अब जिनके बाल लंबे होंगे वो सजाएंगी और कुछ करेंगे नहीं। भोजन तो भील जनजाति का प्रमुख खाद्य पदार्थ जो है वो रबड़ी है। ये बड़ी बढ़िया बात है कि भाई रबड़ी खाना पसंद करते हैं वो। ठीक है। इसके अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, कुर्रा, उड़द, उबली दाल इनके प्रचलित भोजन है। इसके अलावा मांसाहारी होते हैं। इन्हें मदिरापान का विशेष लगाव, मदिरापान मतलब शराब। ग्रीष्म ऋतु में ताड़ी नामक मद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। इसके अलावा मकई, जौ, महुआ आदि की कच्ची शराब बनाकर ये स्वयं पीते हैं और देवी देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। तो जनजातियों का खान पान, पहनना ओढ़ना थोड़ा अलग रहता है, इसलिए इन पर आधारित कई क्वेश्चन बनते हैं। अगली जनजाति है बेगा जनजाति। बेगा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति है। यह मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी जिले में पाई जाती है। बेगा शब्द के अनेक अर्थी हैं। बेगा जाति विशेष का सूचक होने के साथ ही अधिकांश मध्य प्रदेश के गुनिया और का पर्याय है। बेगा मूलतः दक्षिण भारतीय जनजाति है। यद्यपि बेगा को द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति कहा जाता है। ये बात समझने की है। द्रविड़ जो सबसे पुराने थे, पुराने रहने वाले, उनकी आदिम जाति को बेगा कहा गया है। बेगा की उत्पत्ति के बारे में प्रमुख विचार माने जाते हैं कि बेगा मूलतः द्रविड़ प्रजाति के आदिम हैं। बेगा जनजाति के लोगों की शारीरिक विशेषताएं, ये रंग काला, शुष्क त्वचा, रूखी। ठीक है। इनके बाल लंबे होते हैं जिन्हें एक चोटी की तरह बांध के रखते हैं। इनका कद अन्य जातियों की तुलना में कुछ लंबा, नाक चपटी होती है। इनके घर की दीवारें मिट्टी की बनी होती हैं, छत घास फूस के बने होते हैं। ठीक है। सामान्य तौर पर जितनी भी जनजाति के लोग हैं वो वस्त्र धारण कम करते हैं, उनके पास कम वस्त्र होते हैं। तो बेगा बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं। पुरुष कमर के भाग में हथोप्स का मतलब होता है कमीज, तथा निचले भाग में पटका का मतलब होता है लंगोटी पहनते हैं। विशेष अवसरों पर इन्हें जैकेट तथा फेंटा मतलब साफे को कहते हैं, पहने जाते हैं। पुरुष हाथ में कड़े पहनते हैं। स्त्रियां भी आभूषण के प्रति अत्यधिक आकर्षण रखती हैं। वस्त्र विन्यास में महिला शरीर पर केवल एक साड़ी धारण करती है। महिलाएं धोती भी पहनती हैं तथा उसी में अपने बच्चों को बांध लेती हैं। तो आपने कई ऐसे पिक्चर्स, इमेज वगैरह देखे होंगे जिसमें कुछ महिलाएं अपने धोती में अपने बच्चे को बांधे रखती हैं।
तो वो जो होती हैं वो बेगा समुदाय से होती हैं। अगली आती कोरकू जनजाति। मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति सतपुड़ा के वनीय अंचलों के मुख्यतः छिंदवाड़ा बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील है, वहाँ की चिचोली तहसील तथा हरदा टिमरनी और खरसिया तहसील और खंडवा की हरसूद बुरहानपुर जिले के ग्राम में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के अकोला, मेलाघाट, घोषिता में भी कोरकू जनजाति का निवास है। ठीक है। शारीरिक रूप से कोरकू जनजाति के लोगों का रंग काला, आंखें काली, नाक को चपटी, नथुने फूले हुए, ओठ मोटे, चेहरा गोल होता है। इनका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट होता है। ठीक है। इनकी जो हड्डियां होती हैं वो उठी हुई होती हैं, नाक चौड़ी होती है। ये नीग्रो की तरह जो है मतलब दिखते नहीं है, कह रहे हैं दिखते नहीं, पर उसकी कल्पना उसी जैसी होती है। ठीक है। इनका रहन सहन बताया गया है कि जो कोरकू जनजाति के लोग होते हैं वो पहनावा बहुत ही साधारण है। पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में सूती की बंडी और कुर्ता, और बंडी एक प्रकार की बनियान होती है, कमर में घुटनों तक सफ़ेद धोती पहनते हैं। सिर पर 4-5 हाथ का अंगोछा या पगड़ी बांधते हैं। ये गले में चांदी या कांसे या तांबे का छोटा ताबीज भी पहनते हैं। बच्चे प्राय नग्न अवस्था में ही रहते हैं। कोरकू स्त्रियां रंग बिरंगे नीले, हरे, लाल और गुलाबी रंग के लुगड़े पहनती हैं। ये बदन ढकने के लिए काले रंग बिरंगी धोतियां पहनती हैं। ये लाल, पीले, हरे, काले रंग की मोतियों की बनी मूंगों की माला भी पहनती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगली जनजाति आती है सहरिया जनजाति। सहरिया मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन, बुंदेलखंड में निवास करती है। सहरिया जनजाति का घनत्व ग्वालियर संभाग में सर्वाधिक है। ठीक है। सहरिया कोलेरियन परिवार, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। कोलेरियन परिवार की संपूर्ण पहचान रखने वाली एक जनजाति है। फारसी भाषा में शहर का अर्थ होता है जंगल से। क्योंकि ये लोग जंगलों में निवास करते थे अतः इन्हें सहरिया कहा जाता है। एक अन्य प्रचलित धारणा के अनुसार सहरिया शब्द की उत्पत्ति सहरिया से है, जिसका अर्थ है शेर के साथ होना। यानी ऐसा माना जाता रहा होगा कि ये शेर इनके पालतू रहे होंगे। शहरिया जनजाति के लोग कद मध्यम, ऊंचा और रंग सांवला होता है। इनके पहनावे पर राजस्थानी वेशभूषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शहरिया पुरुष धोती, रंगीन कमीज, साफा पहनते हैं। स्त्रियां लहंगा, घाघरा, लुगड़ा, पेट या सलूक पहनती हैं। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय होते हैं। स्त्रियां अपने शरीर पर गोदना करवाती हैं, जिसे आजकल की भाषा में टेटू कहने लगे भाई। ठीक है। अगली जनजाति है अगरिया जनजाति। अगरिया विशेष उद्यम वाली घोड़ों की उप जनजाति है। जो घोड़ उप जनजाति जो हमने पहले नंबर पढ़ी थी उसकी उप जनजाति है। अगरिया मध्य प्रदेश के मंडला शहडोल जिले में पाई जाती है। अगरिता लोगों के प्रमुख देवता लोहासुर हैं। इनके प्रमुख देवता लोहासुर हैं, जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टियों को माना गया है। ये अपने देवता की काली मुर्गी का भेंट चढ़ाते हैं। जो काला मुर्गा होता है उसकी भेंट चढ़ाई जाती है। माघशीस के महीने में दशहरे के दिन और फाल्गुन माह में लोह गलाने में प्रयुक्त यंत्रों की पूजा की जाती है। इनका भोजन मोटे अनाज और सभी प्रकार के मांस हैं। यह सुअर का मांस विशिष्ट रूप से खाते हैं। इनमें गुदवाने की प्रथा, विवाह में वधू शुल्क का प्रचलन है। वह किसी भी सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार को संपन्न हो सकता है। मतलब इनके यहाँ विवाह जो होते हैं वो सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार को संपन्न हो सकते हैं। समाज में विधवा विवाह की स्वीकृति है। अगरिया उड़द की दाल को पवित्र मानते हैं और विवाह में इसका प्रयोग शुभ मानते हैं। जिस तरह प्राचीन काल में असुर जनजाति कोलों के क्षेत्र में लोहार का कार्य संपन्न करते रहे हैं, उसी भांति अगरिया घोड़ों के क्षेत्र में आदिवासी लोहार हैं। ऐसा समझा जाता है कि असुरों और अगरियों दोनों की जनजातियों ने आर्यों के आने से पूर्व भी लोहा गलाने का राज जान लिया था। लोहे गला के ये हथियार वगैरह बनाते थे। अगरिता या अगरिया प्राचीन काल से लोहे अयस्क को साफ कर लोह धातु का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। अगली जनजाति हमारे पास कोल जनजाति है। कोल मध्य प्रदेश के बिंद कैमूर श्रेणी में मूल निवासी हैं
और रीवा को अपनी रियासत बताते हैं। ये जनजाति रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, कटनी, जबलपुर में निवास करती है। कोल जनजाति का पूर्व मूल निवास रीवा का बर्दी राज क्षेत्र है। बर्दी राज क्षेत्र का कुराली करके एक जगह वहाँ वो मानी जाती है। ये जनजाति मुंडारी अथवा कोल वर्ग की प्रमुख जनजाति है। ये ऑस्ट्रिक की जनजाति है। ऑस्ट्रिक जो है इनके मूल हैं। अगली आती है हमारे पास में, उसका नाम है पारथी या पारधी जनजाति। पारधी जनजाति मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में निवास करती है। पारधी शब्द मराठा शब्द का पारथ है का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है आखेट करना। आखेट यानी शिकार। अनुसूचित जनजातियों की शासकीय सूची में पारधी जनजाति के अंतर्गत बहेलियों को सम्मिलित किया गया है। मतलब बहेली के नाम, बहेली जो मिलेंगे ना वो पारथी ही हैं वास्तव में। तो पारथी जनजाति की जो उपजातियां हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको कि भील जो है, भील पारथी जो पशु पक्षियों का शिकार बंदूक से भी करते हैं और भील पारथी कहलाते हैं। चीता पारथी, पहले भील पारथी हो गए, अब आ रहे हैं चीता पारथी। चीता को पालने के और वह प्रशिक्षित करने वाला पारथी जो होता है वो चीता पारथी कहलाता है, परंतु यह लगभग 100 ईसा वर्ष पुरानी बात है। मतलब अब इस प्रकार के नहीं पाए जाते। फिर अगले हैं गसोई पारथी। ये लोग गेरुआ रंग के वस्त्र धारण करते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं और साधु जैसे दिखाई देते हैं। लोग हिरण का शिकार करते हैं। ठीक है। बंदर वाला पारथी, ये बंदर को नचाने वाले होते हैं जो कि नट वगैरह का काम भी करते हैं। फिर है फांस पारथी। फांस पारथी जो शिकार को जाल में फंसाकर पकड़ते हैं, उन्हें फांस पारदही या पारथी कहा जाता है। फिर है टाकनकर और टकिया पारथी। टाकनकर और टकिया ये सामान्य शिकारी होते हैं और हाका लगाने वाले पारथी होते हैं। शीशी का तेल वाले पारधी, पुराने समाज में मगर का तेल निकालने वाले पारथी शीशी का तेल वाले पारथी कहलाते हैं। लंगोटी पारधी, ये सब पारधी की उपजनजातियां हैं। ये वस्त्रों में केवल लंगोटी पहनते हैं, इन्हें लंगोटी पारधी कहा जाता है। तो अगली जनजाति आती है भारिया जनजाति। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के विस्तार जो मध्य प्रदेश में है, छिंदवाड़ा में है, सिवनी में, मंडला में है। इसके अपेक्षाकृत बड़े भाग में फैली हुई है जनजाति है। इसका छोटा सा समूह छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट नामक स्थान पर सदियों से रह रहा है। पातालकोट स्थल को देखकर जो है तीसरी दुनिया कहा जाता है। उसे वो पूरी दुनिया से कटा हुआ है, अलग थलग माना गया उसे। ठीक है। और ये माना जाता है कि पातालकोट की अपनी खुद की मान्यताएं हैं और ये हमारे मुख्य जीवन की धाराओं से जुड़ा नहीं है अभी तक। पातालकोट का शाब्दिक अर्थ है पाताल को घेरने वाला पर्वत। ठीक है। ये बाहरी दुनिया से, मैंने कहा था ना बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। तो छिंदवाड़ा में इस स्थान का नाम दिया गया पातालकोट, जहाँ चारों ओर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ और वृत्ताकार पहाड़ियाँ हैं। ये एक दुर्ग का रूप ले चुका है, यह दुर्ग के रूप में है। पातालकोट में 90% आबादी भारिया जनजाति की है। ठीक है। तथा 10% शेष दूसरे आदिवासी हैं। अगले हैं हमारे पास बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति ये फिल्मों में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली यही जनजाति है। बंजारा भारत की बहुत पुरानी यायावर जनजाति है। ये आपको याद रखने होंगे, ये इनके मूल हैं। मध्य प्रदेश में बंजारा घुमंतू जनजाति के रूप में जानी जाती है, लेकिन प्रदेश के क्षेत्रों में विशेषकर निमाड़, मालवा, मंडला आदि में बंजारा जनजाति के लोग ग्राम में बस कर रहते हैं, जिसे टांडा कहते हैं। प्रारंभ में बंजारा जनजाति के लोग जीवन उपयोगी सामग्री को बैल पर लाद कर ग्राम से ग्राम ले जाकर बेचते थे। ठीक है। जिसे बालद लाना कहा जाता था। किसी समय बंजारों को इस दृष्टि से समाज में अत्यधिक महत्व था। ग्रामों में धन की पूर्ति बंजारा लोग ही करते थे। बंजारा जाति कंघी का आविष्कारक के रूप में जाने थे। कंघी का जो जन्म है वो बंजारा जाति के लोगों ने किया है। ठीक है। बंजारा का मूल उद्गम और स्थान जो है वो राजस्थान माना जाता है। बंजारे अपने आप को राजपूत का वंशज मानते हैं। यायावरी के कारण बंजारी जाति की संस्कृति सर्वथा अलग प्रकार की बन गई। इनके रहन सहन, वेशभूषा, खान पान में एक तरह की विविधता पाई जाती है। बंजारे आज भी अपने कबीलियाई जिंदगी की बहुत सी रूढ़ी परंपराओं को अपनाए हुए हैं। कबीले का एक मुखिया होता है जिसे नायक कहते हैं। कबीले में सभी तरह के व्यवसाय करने वाले बंजारे नाई
धोबी, चर्मकार, बढ़ई आदि होते हैं। इनमें जो चारण और चाट भी होते हैं। पशु व्यवसाय के बंजारे भी होते हैं, पशु व्यवसाय करने वाले बंजारी भी होते हैं। बंजारे जो होते हैं वो सिख धर्म से प्रभावित हैं। गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहिब पर बंजारे अटूट आस्था रखते हैं। विवाह के अवसर पर मुखिया उदासी अरदास पढ़ते हैं। बंजारों में गणगौर का पर्व सावन महीने मनाया जाता है, जबकि अन्य समाजों में चैत्र वैशाख में मनाया जाता है। बंजारे मिट्टी की गणगौर की मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं। अगली जनजाति का नाम है पनिका जनजाति या पनका जनजाति। पनिका जनजाति जो है देवगढ़ प्रजाति की जनजाति है। छोटा नागपुर में पनिका नाम से जानी जाती है। पनिका मुख्यतः छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश की जनजाति है। पहले छत्तीसगढ़ हमारे में ही आता था। इस जनजाति के लोग कबीर पंथी हैं, कबीर समुदाय के माने जाते हैं, इसलिए कबीर रावी कहते हैं इन्हें। ये जनजाति के लोग प्रदेश के सीधी व शहडोल में, जो कि छत्तीसगढ़ से चुपके हुए, वहाँ रहते हैं। इसके अलावा प्रमुख कुछ जनजातियां हैं अनेक, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ मैं आपको, जो एग्जाम में रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 47 जनजातियों का निवास है, ऊपर बताया जा चुका है। कोल जनजाति की पंचायत को गोइया कहता है, गोइया। कोरवा जनजाति की पंचायत को मेयौरी कहते हैं, ये याद रखने होंगे, मेयारी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या झाबुआ जिले में निवास करती है, जहाँ कुल जनसंख्या का 86% जनजाति है। मध्य प्रदेश में जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान भोपाल में, इंपोर्टेंट है ये लाइन। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ में स्थित है। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश के अमरकंटक में केंद्र सरकार द्वारा आदिवासियों के शोध हेतु इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय खोला गया है। भीलों के मकान को कू तथा इनके खुले हुए स्थान को फाल्या कहते हैं, ऊपर भी बताया था। सहरिया, भेगा और भारिया मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश 1964 में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई, जिसका नाम 1965 में बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया। ठीक है, अगला मध्य प्रदेश में जनजातियों को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं। भगोरिया हाट होली के समय भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस अवसर पर भील युवक युवती अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। यह 7 दिन तक चलने वाला एक त्योहार है या पर्व है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हलवा जनजाति, ठीक है, का मुख्य निवास स्थान है, जबकि निमाड़ बंजारों का जबलपुर माडिया, ठीक है, और विंध्य प्रदेश खेरवाड़ जनजाति का निवास स्थान है। मतलब यहाँ पे 3 जनजाति बताई। पहली हलवा जनजाति, ठीक है, जो बालाघाट में निवास करती है। दूसरी है बंजारा जो निमाड़ में और जबलपुर की माडिया तथा विंध्य में खैरवाड़ जनजाति का निवास है। मध्य प्रदेश के बेगा जनजाति राजकीय वृक्ष को पवित्र मानती है, क्योंकि इसमें इनके प्रमुख देव बूढ़ा देव का निवास है। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है उसको ये पवित्र मानती हैं। इसके अलावा जनजातियों की कुछ उप जनजातियाँ हैं जो ऊपर बता दी गई हैं। वैसे गोंड की है प्रधान, अगरिया, ओझा, नागरची, सोलहास। भील की है बरेला, भिलाला, पटलिया। बेगा की है बिजवरा, बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, मैना और कठमैना। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश के सभी जनजातीय जातियों के बारे में बताया गया है। इनको आप धीरे धीरे पढ़ें और इन पर आधारित प्रश्न मैं कोशिश करूँगा आपको मिल जाए।